हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रेशर। फिर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे पास्कल लॉ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद प्रेशर। जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जब एक फ्लूइड एलिमेंट में फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो जब वो फोर्स एक्ट होगा और वो उसके बाद वो फ्लूइड एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं इसको हमने दो कैटेगरी में रखा है। एक है बॉडी फोर्स और एक है सरफेस फोर्स। जो बॉडी फोर्स होता है वो क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। जिस भी फ्लूइड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका जो मास रहेगा, उसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसको हम बॉडी फोर्स बोलते हैं। ठीक। और ये जो बॉडी फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के, यानी एलिमेंट के मास के ऊपर, फ्लूइड एलिमेंट के मास के ऊपर। दूसरा जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं सरफेस फोर्स, और वो एक्ट करता है जो फ्लूइड का एलिमेंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके चारों तरफ जो फ्लूइड एलिमेंट है उस पे डिपेंड करता है ये सरफेस फोर्स। ठीक। तो जो सराउंडिंग फ्लूइड एलिमेंट है वो उस जिस एलिमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर वो किस तरह से फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर वो होता है सरफेस फोर्स। अभी जो सरफेस फोर्स होता है, अगेन ये दो टाइप से होता है। या तो ये नॉर्मल फोर्स हो सकता है या ये शियर या टेंजेंशियल फोर्स हो सकता है। मतलब वो एलिमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा या उस एलिमेंट के पैरेलल फोर्स लगेगा। अगर उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा नॉर्मल टू द सरफेस तो उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, और अगर वो अलोंग द सरफेस लगेगा तो हम उसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ओके। अगर फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है तो जो दो लेयर है फ्लूइड की उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब उन दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, फ्लूइड जब रेस्ट की कंडीशन में है, तो जो हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, du बाई डी बाई जीरो हो जाएगा। और जैसे ही du बाई डी बाई जीरो होगा तो वहां पे शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा। ठीक। तो जब फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में होता है तो उसमें जो दो सरफेस फोर्स होते हैं उसमें से एक सरफेस फोर्स, दैट इज शियर फोर्स, नहीं लगता है। तो फिर कौन सा फोर्स लगता है? उसमें फिर लगता है सिर्फ नॉर्मल फोर्स। और इसी नॉर्मल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हम इस नॉर्मल फोर्स को बोलते हैं प्रेशर। जब फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में होता है और जो भी फ्लूइड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके नॉर्मल में परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स जो उसको हमने प्रेशर फोर्स बोला या प्रेशर बोला, वो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ बाई ए। प्रेशर इज एफ बाई ए। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एफ की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज प्रेशर। अगेन प्रेशर इज ऑलवेज अ नॉर्मल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमेशा वो कंप्रेसिव फोर्स होता है। ठीक। अब ये जो प्रेशर है इसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। ठीक। टू टाइप से इसको हम मेजर कर सकते हैं। एक, अगर हम जीरो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को अपना रेफरेंस माने कि जहां पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे वैक्यूम है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक प्रेशर मेजर करेंगे तो हम उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। और अगर हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान लें तो हम जो प्रेशर मेजर करके जो वैल्यू आएगी उसको हम गेज प्रेशर बोलेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये मेरा एब्सोल्यूट जीरो की लाइन है, ये प्रेशर मेजरिंग सिस्टम है, समझ लीजिए ये मेरा डेटम लाइन है जिसको मैंने एब्सोल्यूट जीरो मान लिया है, जहां पे कंप्लीट वैक्यूम है। अगर मैं कोई भी प्रेशर इसके रेफरेंस में मेजर कर रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक। और मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है? अराउंड 1.013 बार, जो हमको पता है। तो अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाली लाइन है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लाइन है, और अगर मैं इससे उसी प्रेशर को मेजर करूंगा तो मैं उसको गेज प्रेशर बोलूंगा। तो प्रेशर दो टाइप से मेजर होते हैं, या तो वैक्यूम से रेफरेंस लेके या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके। ठीक है। तो जब हम वैक्यूम को रेफरेंस लेके मेजर करते हैं प्रेशर तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर।
तो जितने भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारा प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके चलते हैं तो उसके बाद जो हमको प्रेशर मिलता है हम उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक। नेक्स्ट, वैक्यूम प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर जितना भी कम है तो वो उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये वैक्यूम प्रेशर की लाइन है और ये गेज प्रेशर से नीचे है, ये सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है। ठीक। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो हम उसको गेज प्रेशर बोलेंगे, और जब प्रेशर किसी सिस्टम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो हम उसको वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। और अगेन इस वैक्यूम प्रेशर को भी अगर हम एब्सोल्यूट जीरो से कंपेयर करेंगे तो उसको भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर ही बोलेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। या तो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वैक्यूम प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इन केस ऑफ व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करेंगे तो वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। या फिर अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट। इसको या तो हम ये भी बोलते हैं 1013 बार। अब अगर हम इसको हेड के टर्म में बोले, प्रेशर हेड के टर्म में बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट इज 760 ऑफ मरकरी। और अगर हम वाटर के टर्म में बोले तो इट इज 10.33 मीटर ऑफ मरकरी। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो हमको पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बार, इन टर्म्स ऑफ हेड इन मरकरी, इन टर्म्स ऑफ हेड इन वाटर। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब इस प्रेशर को बेस बनाते हुए हम पास्कल लॉ पढ़ते हैं। तो पास्कल लॉ पढ़ने से पहले एक बार फिर से अपन प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। मैंने बताया कि प्रेशर इज अ कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स मैंडेटरी है। प्रेशर मतलब जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम कंप्रेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इंप्रेशन एक आ रहा है कि जो प्रेशर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि उसका डायरेक्शन है। कंप्रेसिव फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसका डायरेक्शन है तो उसको होना वेक्टर चाहिए। लेकिन प्रेशर है जो हर एक सेम डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन होता है। जो प्रेशर है किसी भी एक पॉइंट में अपन देखें फ्लूइड में, तो हर डायरेक्शन में वो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, और इसीलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आएगा पास्कल लॉ का, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ हम एक फ्लूइड एलिमेंट या फ्लूइड जो कि रेस्ट कंडीशन में है उसके लिए बात कर रहे हैं। और ये बोलता है, पास्कल लॉ बोलता है कि प्रेशर की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट में लिक्विड में, जब वो लिक्विड रेस्ट में है, तो हर डायरेक्शन में सेम होगी। और इसी को अभी हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक वेज शेप एलिमेंट लिए। देखिए, इस तरीके का एलिमेंट ले लिया अपन ने, उसकी नेमिंग कर दी ABCDEF। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो वर्टिकल फेस है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, हमने एक स्टेशनरी फ्लूइड से ये फ्लूइड का एलिमेंट लिया है, तो ये शेप का एलिमेंट लिया है। ठीक। तो इसमें लेफ्ट साइड में जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे, विच इज पीएक्स। प्रेशर की कुछ इंटेंसिटी है पीएक्स। नीचे वाला एलिमेंट नीचे वाले सरफेस में एक प्रेशर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड पीवाई। और ये जो स्लांटिंग है, जो एक एंगल में थीटा एंगल में है, उस एलिमेंट में फॉर एग्जांपल हमने उसको जेड डायरेक्शन में एस ले लिया है, तो वहां पे एक प्रेशर लगेगा, दैट इज पी एस। तो वही जो ये एक्स डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है पी एक्स, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, एक वर्टिकल प्रेशर लग रहा है पी वाई, और एक डायगोनल प्रेशर लग रहा है ऑन द एलिमेंट ABCD। ठीक है। अब ये जो वेज शेप एलिमेंट है ये एंगल थीटा बना रहा है।
और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, इसका एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन डेल्टा एक्स है, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई है, और जो स्लांटिंग है डेल्टा एस है, और ये जो उसकी डेप्थ है वो डेल्टा जेड है। तो हमको 4 डायमेंशन यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करने के लिए ये डेल्टा जेड को यूनिटी मानेंगे कि जो इसकी डेप्थ है ए बी इज यूनिटी, वो अपन आगे चल के कंसिडर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रेशर इंटेंसिटी पता है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो करस्पॉन्डिंगली हम प्रेशर फोर्स पता लगा सकते हैं। क्या होता है प्रेशर फोर्स? प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? पी एक्स इंटू एरिया ऑफ ए ई एफ बी। इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा? एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। तो यहाँ पे एफ एक्स आ गया पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। सिमिलरली एफ वाई आ गया पी वाई इंटू ई एफ इंटू एफ सी। ई एफ क्या है? डेल्टा जेड, और एफ सी क्या है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। सिमिलरली पी एस, ये ए बी सी डी भी एक रेक्टेंगल है, तो एफ एस क्या हो जाएगा? पी एस इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एस। ये वाली लेंथ हमने कितनी ली है? डेल्टा एस। तो हमको प्रेशर फोर्स पता लग गया, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स कितना आ रहा है। अब ये जो एलिमेंट है ये रेस्ट की कंडीशन में है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है, तो ये एलिमेंट भी रेस्ट कंडीशन में है। तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो जीरो होना चाहिए, तभी ये रेस्ट कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है और जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है, दोनों का दोनों किस में होगा? वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इक्वल होगा और आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो अपन अब देखते हैं। सबसे पहले अपन फोर्स को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में पी एक्स है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स बन रहा है? पी एक्स बन रहा है। तो हमारा, एक मिनट, इसको अपन एंगल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक, एंगल के थ्रू। तो ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ये भी एंगल क्या होगा हमारा? थीटा। जब ये एंगल थीटा होगा तो दिस विल बी अवर एफ एस कॉस थीटा, एंड दिस विल बी अवर एफ एस साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका पी एस का, वो एफ एस जो फोर्स लग रहा है, ये एफ एस जो फोर्स लग रहा है हमारा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो होगा एफ एस साइन थीटा, और इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, अब अपन इस हिसाब से इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट में हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा? एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एस की जगह में हम ये एफ एस की वैल्यू रख देते हैं पी एस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एस, और एफ एक्स की जगह में हम पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड यहाँ पे रख देते हैं। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो डेल्टा जेड है वो यूनिटी है, उसकी वैल्यू 1 ले लिए, तो यहाँ से डेल्टा जेड और यहाँ से डेल्टा जेड चला जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? पी एस डेल्टा एस इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे पी एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब देखिए, ये जो ए ई डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, जहां पे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। तो यहां से डेल्टा एस इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। डेल्टा एस इंटू साइन थीटा विल बी डेल्टा वाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए ई है और हाइपोटेनस ए डी है। तो साइन थीटा विल बी ए ई अपॉन ए डी। तो साइन थीटा विल बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्रॉस मल्टीप्लाई होके वी गेट डेल्टा एस साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस साइन थीटा, ये जो हमारा डेल्टा एस साइन थीटा आया, ये जो डेल्टा एस साइन थीटा आया हमारा, ये डेल्टा वाई के इक्वल हो गया। तो दिस विल कैंसल्ड आउट ईच अदर। तो हमारे पास क्या बचेगा? पी एस इज इक्वल टू पी एक्स। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि ये एलिमेंट में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से और जो स्लैंटिंग जेड डायरेक्शन से जो प्रेशर आ रहा था, वो दोनों इक्वल है, उस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। अब सिमिलरली हम इस फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक, एफ एस कॉस थीटा विल बी एफ वाई।
अगेन एफ एस की जगह में अपन प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया रख दिए, एफ वाई की जगह में प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया रख दिए, और हमने डेल जेड को अगेन यूनिटी माना। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? hypotenuse multiplied by cos theta. Hypotenuse multiplied by cos theta. So this is hypotenuse multiplied by cos theta is equal to delta x. This will cancelled out और हमको क्या मिलेगा? pz is equal to py और ps is equal to py. ठीक, तो यहाँ से हमको मिल गया px is equal to py is equal to pz. इसको हमने z डायरेक्शन में ले लिया, ps को हमने pz से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा तीनों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की इंटेंसिटी सेम हो गई, जिसको हमने बोल दिया p। और ये जो प्रेशर की इंटेंसिटी है ये इस थीटा से इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया? एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट में है और हम किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो प्रेशर की रहेगी वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल रहेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल लॉ। तो दिस इज अवर पास्कल लॉ, दिस इज अवर प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। थैंक यू।